Hello, students. I'm again back with part 2 of chapter number 5, The French Revolution. Students, I hope you'll have seen part 1 of this chapter. If not, do watch it. बेटा पार्ट 1 में हम लोग यहाँ तक डिस्कस कर चुके हैं. पार्ट 2 हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक से. कोर्स ऑफ द रेवोल्यूशन. क्या मतलब है कोर्स ऑफ रेवोल्यूशन का? इवेंट्स हैपन ड्यूरिंग रेवोल्यूशन. जब ये विद्रोह चल रहा था तो कौन कौन से घटनाक्रम हुए, है ना? बहुत सारे इवेंट्स हुए होंगे. एक सिंगल इवेंट से तो बहुत बड़े सोशल पॉलिटिकल चेंजेस नहीं आते हैं. तो बेटा जो नेशनल असेंबली थी वो तो बहुत ज़्यादा इंस्पायर थी लिबर्टी और इक्वालिटी जैसे आइडियल्स से. नेशनल असेंबली में जो लोग थे वो गुस्सा ही इस बात से हुए थे फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट से कि भाई इक्वालिटी नहीं है. हम थर्ड स्टेट अकेले टैक्स देते हैं और आप दोनों बहुत सारे प्रिविलेजेस एंजॉय करते हैं, टैक्स कलेक्ट करते हैं और रिच होने के बावजूद भी टैक्स देते नहीं हैं. तो ये तो गलत है. हमें इक्वालिटी चाहिए, सब लोग टैक्स पे करें. और भी बहुत सारी चीज़ों में इक्वालिटी की बात ये लोग कर रहे थे, लिबर्टी की बात कर रहे थे. तो बेटा जो नेशनल असेंबली थी उसका तो हमने देख लिया कि भाई वो तो इंस्पायर थी लिबर्टी और इक्वालिटी से. पर जो कॉमन पीपल थे फ्रांस के वो लोग भी बहुत ज़्यादा इंस्पायर थे इन आइडियल्स से. किससे? लिबर्टी इक्वालिटी से. तो इन लोगों ने खुद भी डिसाइड किया, कॉमन पीपल ने, कि हमें भी विद्रोह करना चाहिए, रिवोल्ट करना चाहिए. किसके खिलाफ? इस अन्याय के खिलाफ, इस इनजस्टिस के खिलाफ. भाई कुछ लोगों के साथ तो बहुत ज़्यादा अन्याय हो रहा था, है ना? तो उन लोगों ने सोचा कि भाई अब बहुत बढ़िया मौका है, हमें भी विद्रोह कर देना चाहिए. हम क्यों ये अन्याय सहें, हम भी नहीं सहेंगे. थाउजेंड्स ऑफ पीपल गैदर्ड इन द स्ट्रीट ऑफ पेरिस. पेरिस की स्ट्रीट्स पे हज़ारों लोग आ गए. कब आए? 14 जुलाई 1789 को. और इन्होंने मिलकर तोड़ दिया बेस्टाइल को. बेस्टाइल क्या था? पहले पैलेस हुआ करता था, बाद में इसको प्रिजन बना दिया गया, कैद खाना बना दिया गया, जेल बना दी गई. और ये ऑटोक्रेटिक मॉर्निकी का सिंबल हुआ करता था. राजा की जिसको भी इच्छा होती थी वो उठा के उसको बेस्टाइल में भेज देता था. तो लोग बेस्टाइल को ऑटोक्रेटिक मॉर्निकी का सिंबल समझते थे. तो उन्होंने सबसे पहले किसको ही तोड़ा? बेस्टाइल पैलेस को, जो कि क्या बन चुका था? प्रिजन, जेल, कैद खाना. कहाँ पर हमला किया कॉमन पीपल ने? जो हज़ारों लोग रोड पे आ गए थे उन्होंने कहाँ पर हमला किया? बेस्टील, जो कि एक स्टेट प्रिजन था, है ना? सरकारी कैद खाना जो था वहाँ पर हमला किया और उसे पूरी तरह तोड़ दिया. ये लोग प्रिजन में अंदर चले गए और जितने भी प्रिजनर्स थे, कैदी थे, उन्हें उन्होंने रिलीज़ कर दिया. जो बेस्टाइल था वो सिंबल था डेस्पोटिक मॉर्निकी का, ऑटोक्रेटिक मॉर्निकी का. अब बेटा ऑटोक्रेटिक का मतलब क्या होता है? जब सारी की सारी पावर एक ही व्यक्ति के हाथ में हो, वो जो चाहे वो करे, वो ऑटोक्रेटिक. और डेस्पोटिक भी लगभग वैसे ही होता है. डेस्पोटिक का मतलब होता है निरंकुश, जिसके ऊपर किसी का कोई कंट्रोल ही ना हो. ठीक है, डेस्पोटिक जिसके ऊपर किसी का कोई कंट्रोल ना हो. डेस्पोटिक किंग्स को हम हमेशा क्रूअल देखते हैं कि ये बहुत ही बेकार राजा होगा, है ना? ऑप्रेसिव होगा, क्रूअल होगा. पर एब्सोल्यूट का मतलब होता है फुल कंट्रोल. पूरा कंट्रोल मेरा ही होगा, मैं किसी की बात नहीं सुनूंगा. तो बेटा जो बेस्टाइल का पैलेस था वो सिंबल था डेस्पोटिक मोर्निकी का. उसे डिस्ट्रॉय कर दिया हमारे लोगों ने रोडों पर आके. बेस्टाइल का टूट जाना, फॉल ऑफ बेस्टाइल, एक इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क इवेंट है जिसने फ्रांस की हिस्ट्री में तो एक इम्पॉर्टेंट पोजीशन ऑक्यूपाई की है. वर्ल्ड हिस्ट्री में भी इसकी इम्पॉर्टेंट पोजीशन है, क्योंकि इसके पहले सोचा नहीं था लोगों ने कि कॉमन पीपल उठ के राजाओं के खिलाफ ऐसे खड़े हो जाएंगे, इतने मजबूत किले को कोई तोड़ सकता है. ऐसा नहीं हुआ था. ये फर्स्ट टाइम था जब फ्रांस के राजाओं की नींद खुली होगी. अरे बाप रे, ये कॉमन पीपल भी ऐसा कर सकते हैं? जब ये जेल तोड़ सकते हैं तो मेरे पैलेस को भी तोड़ सकते हैं, है ना? मतलब ओपन डिफाइंस था ये. बेटा 12 अगस्त 1789 को जो नेशनल असेंबली थी उसने डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन अडॉप्ट कर लिया. ठीक है, इसमें लिखे हुए थे वो राइट्स
जो फ्रांस के लोगों को मिलने वाले थे। फिर से ध्यान से सुनो। 12 अगस्त 1789 को जो नेशनल असेंबली थी उसने अडॉप्ट कर लिया था किसको, डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन। और ये जो डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन था ये डिक्लेयर करता था कि जितने भी आदमी हैं वो बॉर्न हुए हैं टू रिमेन फ्री एंड आर इक्वल इन राइट्स। जितने भी आदमी पैदा हुए हैं वो फ्री रहें, उन्हें इक्वल राइट्स मिले, ये डिक्लेयर करता था कौन, डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन। बेटा और जो कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्टिंग थी, कॉन्स्टिट्यूशन लिखने का काम था, वो कंप्लीट हो जाता है बाय द एंड ऑफ 1791। 1791 में फ्रांस को मिल जाता है उनका कॉन्स्टिट्यूशन। और डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन कब आते हैं, 12 अगस्त 1789 को, ठीक है। और इसके 2 साल बाद कॉन्स्टिट्यूशन बन के रेडी होता है। डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन क्या कहते हैं कि मैन आर बॉर्न एंड रिमेन फ्री, हम फ्री रहेंगे और हमें इक्वल राइट्स मिलेंगे। बेटा 1792 में जो फ्रेंच मॉनर्की थी उसे एबॉलिश कर दिया गया, फ्रांस रिपब्लिक बन गया। और फिर इन्होंने कुछ मेजर प्रिंसिपल्स को अपहोल्ड किया, जैसे लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। लिबर्टी का मतलब क्या होता है आपको पता है, इक्वालिटी का मतलब भी पता है, फ्रेटर्निटी मतलब आपसी भाईचारा, ठीक है, इक्वालिटी मतलब समानता। लिबर्टी आप बोल सकते हो फ्रीडम, पर फ्रीडम और लिबर्टी में अच्छा खासा डिफरेंस होता है। तो आपको जब सोशल पॉलिटिकल फ्रीडम मिल रही है, लिबर्टी, सोसाइटी में आपको इक्वल स्टेटस मिल रहा है, इक्वालिटी, आप सबको अपने ब्रदर सिस्टर्स की तरह ट्रीट कर रहे हैं, तो फ्रेटर्निटी। तो अब फ्रांस में इन तीनों ही प्रिंसिपल्स को अपहोल्ड किया गया और एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट सेटअप की गई फ्रांस में। 1793 में जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी थी वो एक रेडिकल पॉलिटिकल ग्रुप के पास चली गई जिसका नाम था जैकोबियन। बेटा जैकोबियंस के पहले क्लब्स हुआ करते थे, ठीक है। और ये जो क्लब्स थे इनका बेसिक कैरेक्टर था टू सर्व पुअरेस्ट ऑफ द पुअर। सबसे गरीब लोग जो थे वो लोग जैकोबियन क्लब के मेंबर्स बनते हैं और अल्टीमेटली जो पावर ट्रांसफ़र हुआ है वो मिडिल क्लास से किसको हुआ है, पुअर क्लास को हुआ है। तो अब जो 1793 का टाइम है यहाँ पर एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी एक रेडिकल पॉलिटिकल ग्रुप के पास आ जाएगी, जैकोबियंस के पास आ जाएगी, और इनके लीडर का नाम होगा मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर। और ये ऑर्डर पास करेंगे और एग्जीक्यूट कर देंगे हज़ारों लोगों को जिनको ये एनिमी मानते थे या रिपब्लिक का एनिमी मानते थे कि भाई फ्रांस अब एक रिपब्लिक कंट्री बन गया और मुझे लगता है ये एनीमे है फ्रांस के, तो उनको एग्जीक्यूट करने का ऑर्डर मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर ने दिया। जब मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर रूल कर रहे थे तो उनके टाइम पीरियड को कहा गया है रीन ऑफ टेरर। तो 1793 और 1794 ये जो पीरियड था ये आतंक का काल कहा जाता है फ्रेंच हिस्ट्री का। मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर ने बहुत सारे काम ऐसे किए जो एक्चुअल में इन्हें नहीं करना चाहिए था। अच्छा, लोगों को मारना तो एक तरफ, इसके अलावा भी इन्होंने बहुत सारे ऐसे रूल्स और रेगुलेशन बनाए थे जिससे कॉमन पीपल बहुत परेशान था, ठीक है। ब्राउन ब्रेड कंपलसरी कर दी थी, राशनिंग होती थी, फार्मर्स को मजबूर किया जाता था कि आप शहरों में आके ही अनाज बेचेंगे। मतलब बहुत सारे काम ऐसे थे जिससे कॉमन पीपल सोचती थी यार कहाँ इसको पावर दे दी हमने, पगला, ऐसा है ना। तो जो टेररिज्म आज का वर्ड है उसका रूट कहीं यहीं पे मिलता है, रीन ऑफ टेरर में। इसने थाउजेंड्स ऑफ इनोसेंट पीपल को गुलेटॉइन कर दिया। एक मशीन बनवाई थी इस तरीके की, यहाँ पर आप आपका गला रखते थे और यहाँ पर ऊपर एक पोल होता था जिसमें ब्लेड लगी होती थी और आपकी मुंडी यहाँ रखी होती थी और बॉडी यहाँ होती थी। तो ये जब ब्लेड यहाँ गिरती थी तो आपकी मुंडी यहाँ गिर के कट जाती थी और बॉडी यहाँ बचती थी। इस तरीके की एक मशीन बनाई थी, बहुत बढ़िया ब्लेड लगी होती थी यहाँ पर। और ऐसे लाखों लोगों, मतलब सॉरी लाखों तो नहीं बोलना चाहिए, बहुत सारे लोगों को इसने मरवा दिया। हज़ारों लोगों को मरवाया, लाखों नहीं, सॉरी। रीन ऑफ टेरर में हज़ारों लोगों को, वो भी बिल्कुल मासूम लोगों को इसने गुलेटॉइन करा दिया। सस्पिशियस ऑफ ट्रीजन, मतलब किसी भी व्यक्ति को ऐसे लगता कि भाई ये देशद्रोह कर रहा है, राजद्रोह कर रहा है या मेरे बारे में कुछ बोल रहा है तो उसको ये गुलेटॉइन करवा देते थे, मरवा देते थे।
ये जो वर्ड ट्रीजन है ना, इसका मतलब होता है राजद्रोह, देशद्रोह, चुनी हुई सरकार के अगेंस्ट में अगर आप कोई रिवोल्ट करोगे तो वो। क्लियर है? किंग लुईस 16 और क्वीन मारिया एंटोनिएट को भी गुलेटोइन कराया गया एज ट्रेटर्स इन 1793। मारिया एंटोनिएट लुईस 16 की डेथ भी किससे ही हुई? गुलेटोइन मशीन से ही हुई। और उनको भी क्या कहा गया था? ट्रेटर्स। ट्रेटर का मतलब क्या होता है बताओ तो ज़रा। गद्दार। ठीक है, तो राजा और रानी को गद्दार बोलकर इन दोनों को भी मरवा दिया। जैसे ही राजा और रानी की डेथ होती है, द एग्जीक्यूशन ऑफ लुई 16 एंड क्वीन केम एज रूट शॉक टू मोनार्कल कंट्रीज ऑफ यूरोप। बेटा किसी ने कभी सोचा नहीं था, यूरोप में डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ हैं, बहुत सारी जगह पे मोनार्की थी, तो वहाँ पर उन लोगों को एक ग्रेट शॉक लगा कि यार ऐसे कैसे हो सकता है कि पुअरेस्ट ऑफ द पुअर सेक्शन से बने लीडर मैक्सिमिलियन रूबिस्पियर, ये इनके पास इतनी पावर कैसे आ गई कि ये राजा रानी को मरवा सकते हैं? ये तो गलत है। और लोग डरने भी लग गए, मतलब बहुत सारी कंट्रीज़ के जो राजा रानी थे वो डरने लग गए कि भाई हमारे साथ भी हमारे लोग भी ऐसा कर सकते हैं। तो जो यूरोपियन पावर्स थी इन्होंने कोलिशन बना लिया फ्रांस के अगेंस्ट में 1793 में। मतलब अब इनको लगने लगा कि अगर हमने आज फ्रांस को कंट्रोल नहीं किया तो फ्रांस एक एग्जाम्पल की तरह काम करेगा, कल हमारी अपनी कंट्री के लोग भी हमारे साथ ऐसा ही कर देंगे, हमें पोजीशन को ख़त्म कर देंगे। तो राजा ने दूसरे राजा ने तीसरे राजा से बात की और यूरोपियन पावर्स ने एक अलायंस बनाया। किसके अगेंस्ट में? फ्रांस के अगेंस्ट में, मैक्सिमिलियन रूबिस्पियर के अगेंस्ट में। अब बेटा इतनी अति कर दी मैक्सिमिलियन रूबिस्पियर ने, इतनी अति कर दी कि उसके खुद की समर्थक, उसके खुद के सपोर्टर ने उसे पकड़कर गुलेटॉइन कर दिया, मार दिया। अब जब रूबिस्पियर नहीं रहेंगे तो कोई ना कोई तो रहेगा, पावर वैक्यूम कब तक रहेगा? तो फ्रांस में रूबिस्पियर की डेथ के बाद जो मॉडरेट लीडर्स थे उन्हें ग्राउंड मिल गया। डायरेक्टरी जिसमें 5 डायरेक्टर होते थे उसको पावर दे दी गई और वो पावर में रही 1795 से 1799, 4 साल ही रही। 1795 से 1799, 4 साल किसका रोल रहा बेटा? डायरेक्टरी का। डायरेक्टरी कंप्राइजिंग 5 डायरेक्टर, डायरेक्टरी में 5 डायरेक्टर्स होते थे जो पावर को एक्सरसाइज करते थे। इस पीरियड में फ्रांस में बहुत ज़्यादा टर्मोइल हुआ क्योंकि एफिशिएंट गवर्नेंस नहीं हुई। ये डायरेक्टर आपस में लड़ते थे, कभी ये एग्जीक्यूटिव से लड़ने लगते थे, कभी ये लेजिस्लेचर के साथ लड़ने लगते थे। और 5 थे, देखो 1 पीएम ठीक होता है, 5 पीएम बना दोगे तो कंट्री कभी डेवलप नहीं कर पाएगी, वो आपस में लड़ लड़ के मर जाएंगे, ये करेंगे ये नहीं करें, ये करें ये नहीं करें। तो जब डायरेक्टरी का रूल चल रहा था तो फ्रेंच में टर्मोइल का पीरियड था, एफिशिएंट गवर्नेंस कहीं दिखाई नहीं पड़ती थी। जो डायरेक्टर्स थे वो डिपेंड करते थे मिलिट्री जीनियस पे। और क्यों इन्हें नेपोलियन पे डिपेंड करना पड़ रहा था? क्योंकि यूरोपियन कोलिशन जो बन चुका था फ्रांस के खिलाफ उसको भी तो ख़त्म करना था, है ना। फ्रांस के खिलाफ ये जो अतिवादी ताकतें लड़ने आ रही हैं तो उसके लिए ये डायरेक्टर खुद तो लड़ने जाएंगे नहीं, तो किस पे डिपेंड करते थे? नेपोलियन पे। तो डायरेक्टर्स किस पे डिपेंड कर रहे हैं बेटा? नेपोलियन पे डिपेंड कर रहे हैं कि भाई जाओ और यूरोपियन कोलिशन से फाइट करो और लोगों में कॉन्फिडेंस वापस लाने की कोशिश करो, क्योंकि लोग डरे हुए हैं कि अब क्या होगा। फाइंडिंग हिमसेल्फ पॉपुलर, नेपोलियन को लगने लगा कि मैं तो इतना पॉपुलर हो गया हूँ कि सरकार मुझ पे डिपेंड कर रही है। नेपोलियन ने डायरेक्टरी को ओवरथ्रो किया। अच्छा, नेपोलियन खुद डायरेक्टरी के काम से डिससेटिस्फाइड था कि भाई मैं इतने बड़े बड़े एरियाज़ को फ्रांस के लिए जीत रहा हूँ और ये डायरेक्टर बस आपस में लड़ते रहते हैं। तो नेपोलियन की दिली इच्छा थी कि डायरेक्टर्स को हटाया जाए और उसने हटा भी दिया। दिसंबर 1804 को नेपोलियन ने खुद को एम्परर ऑफ फ्रांस घोषित कर दिया। ठीक है, द लीगल वेल ऑफ रिपब्लिकनिज्म वॉज ड्रॉप्ड और अब फ्रांस की कहानी मॉनकी से मॉनकी बन गई है। राजाओं से शुरू हुई, राजाओं पर ख़त्म हुई। मॉनकी लुई 16 को ख़त्म करने से चालू हुई थी और आकर ख़त्म किस पे हो गई है? नेपोलियन के अपने आप को क्राउन करने से। नेपोलियन डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज द एम्परर, ही क्राउंड हिमसेल्फ, खुद को खुद राजा ने बना लिया। तो फ्रांस की कहानी है राजाओं से राजा तक। तो अब रिपब्लिक
तो सिर्फ किताबों में रह गया, फ्रांस एक्चुअल में रिपब्लिक नहीं रहा, क्योंकि फ्रांस में तो वापस से क्या आ गई, मॉर्की। इम्पैक्ट ऑफ रेवोल्यूशन, तो बेटा क्या प्रभाव पड़ा किसका, रेवोल्यूशन का। तो जो फ्रेंच रेवोल्यूशन था वो हिस्टोरिक इवेंट था, इसने यूरोप के बहुत सारे लोगों को इंस्पायर किया। हमारे इंडिया में भी राजा राम मोहन रॉय जो थे वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे फ्रेंच रेवोल्यूशन से। तो ऑल ओवर वर्ल्ड में फ्रेंच रेवोल्यूशन का इन्फ्लुएंस रहा, सिर्फ यूरोप में ही नहीं, ठीक है। यूरोप के लोगों को तो इसने इंस्पायर किया ही किया। इट स्प्रेड द आइडिया ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, और ये आइडियाज़ भी बहुत फेमस हुए। कौन से, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। और नेशनलिज्म की स्पिरिट भी लोगों के अंदर जन्मी। लोगों ने नेशनलिज्म, राष्ट्र के लिए सोचना चालू किया, है ना। देखो बेटा, इस टाइम में बहुत सारी कंट्रीज़ तो ऐसी थी जो ब्रिटिश कंट्रोल में थी, कुछ ऐसी थी जो नेशन स्टेट नहीं बनी हुई थी, है ना। मतलब लोग बहुत सारे एक ही भाषा बोलने वाले रहते थे, पर वो एक नेशन नहीं था। इस पर्टिकुलर टाइम तक इटली एग्जिस्ट नहीं करता था, इस पर्टिकुलर टाइम तक जर्मनी नहीं था। इटालियन लैंग्वेज बोलने वाले लोग थे, जर्मन लैंग्वेज बोलने वाले लोग थे, पर जर्मनी यूनाइटेड नेशंस नहीं, मतलब यूनाइटेड नेशन नहीं था। इटली यूनाइटेड नेशन नहीं था, मतलब एक कंट्री नहीं बने थे ये फ्रेंच रेवोल्यूशन तक। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद इटालियन बोलने वालों को लगने लगा कि यार हमें भी एक कंट्री बन जाना चाहिए, जर्मन बोलने वालों को लग रहा है हमें भी एक कंट्री बन जानी चाहिए। सो नेशनलिज्म की स्पिरिट को इसने जगाया बहुत सारी कंट्रीज़ के लोगों में। जो फीलिंग थी ब्रदरहुड की, वननेस की, इसने भी इंस्पायर किया लोगों को। फ्यूडल प्रिविलेजेस ख़त्म कर दिए थे फ्रेंच रेवोल्यूशन ने। इक्वालिटी के आइडिया को लेके आया था, इंडिविजुअल राइट्स की बात करता था, हर व्यक्ति समान है, कोई फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट जैसी चीज़ नहीं है, इंडिविजुअल्स को राइट दिए जाएंगे। नोबैलिटी की पावर कम होगी, क्लर्जी की पावर कम होगी, जो फादर वगैरह होते थे, जो राजा का फैमिली होती थी उसकी बहुत पावर होती थी, उस पावर को भी कर्व किया, कम किया फ्रेंच रेवोल्यूशन ने। जो आइडियल्स थे, इट स्ट्रेंथन द आइडियल्स ऑफ एनलाइटनमेंट, ज्ञान की प्राप्ति हो, एनलाइटनमेंट हो, रैशनलिज्म हो, मतलब तार्किक बातें हो, तार्किक सोच हो, रीज़न के पीछे हम सोचें, जानें, समझें। सेक्युलरिज्म मतलब धर्म और स्टेट अलग अलग हो, रिलीजन और स्टेट का कंप्लीट सेपरेशन हो। सो जो फ्रेंच रेवोल्यूशन था उसने कुछ और भी बेसिक आइडियल्स को स्ट्रेंथन किया, जैसे एनलाइटनमेंट, रैशनलिज्म को प्रमोट करना, सेक्युलरिज्म बोले तो स्टेट और रिलीजन का अलग होना, इंस्पायर्ड अ वेल्थ ऑफ रेवोल्यूशनरी आर्ट एंड लिटरेचर। और यहाँ पे आर्ट में बहुत काम हुआ, लिटरेचर की फील्ड में बहुत काम हुआ। बहुत सारी जो कंट्रीज़ थी यूरोप की, वो छोटे छोटे रीजन्स में डिवाइडेड थी, वो यूनाइट होके वन नेशन बन गई। जैसे मैंने अभी आपको इटली और जर्मनी का एग्जांपल दिया। जो लोग थे वो अवेयर हो गए कि भाई हमारे भी कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं, कुछ बेसिक राइट्स हैं और हमें इनके लिए लड़ना चाहिए। नेपोलियन बोनापार्ट को पढ़ेंगे तो जो नेपोलियन बोनापार्ट थे ये फ्रेंच मिलिट्री लीडर थे, पॉलिटिकल लीडर थे, जिनका राइज होता है इम्पोर्टेंट पोजीशन तक कब, फ्रेंच रेवोल्यूशन के लेटर स्टेज में, ठीक है। फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, फ्रांस रिपब्लिक बना, फिर मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर ने रूल किया, फिर डायरेक्टरी रूल आया, और डायरेक्टरी रूल के बाद राइज होता है किसका, नेपोलियन बोनापार्ट का। तो जो नेपोलियन बोनापार्ट थे वो कौन थे, फ्रेंच मिलिट्री लीडर, पॉलिटिकल लीडर, जो राइज करते हैं प्रोमिनेंस इंपॉर्टेंट पोजीशन तक ड्यूरिंग द लेटर फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टेज। ये कहाँ पर बॉर्न हुए थे बेटा, कॉर्सिका में बॉर्न हुए थे। और कब बॉर्न हुए थे, 1769, कॉर्सिका में इनका जन्म हुआ था 1769 में, ठीक है। धीरे धीरे करके ये मिलिट्री की बड़ी बड़ी रैंक को असेंड करते गए। जब रेवोल्यूशन के बहुत केओटिक ईयर चल रहे थे तब ये फ्रांस के लिए नई नई टेरिटरीज़ को जीत रहे थे। ये वन बाय वन अपनी पोजीशन को स्ट्रेंथन करते जा रहे थे। उस पर्टिकुलर टाइम में जब फ्रेंच के लिए
फ्रेंच पीपल के लिए बहुत केओटिक पीरियड चल रहा था, क्योंकि रेवोल्यूशन चल रहा था फ्रांस में। और उसी टाइम में मिलिट्री में एक के बाद एक पोजीशन मिलती जा रही थी किसको, नेपोलियन को। 1799 आते आते ये फर्स्ट कॉन्स्यूल बन चुके थे फ्रांस में। इस टाइम तक 3 कॉन्स्यूल चलते थे, जिसमें से कि फर्स्ट बहुत पावरफुल होता था, और नेपोलियन बोनापार्टे ने फर्स्ट कॉन्स्यूल की पोजीशन को अक्वायर कर लिया था। कैसे? कूप करके। कूप डेट मतलब चुनी हुई सरकार को जब आप हटा देते हो, तख्ता पलट कर देते हो, उसी को क्या बोलते हैं, कूप डेट। ठीक है, तो इन्होंने कूप किया, मिलिट्री कूप किया, चुने हुए नेताओं को, प्रतिनिधियों को, एग्जीक्यूटिव्स को हटाया और खुद सत्ता अपने हाथों में ले ली और फर्स्ट कॉन्स्यूल बन गए, इफेक्टिवली एस्टेब्लिशिंग हिमसेल्फ। और इन्होंने अपने आप को एस्टेब्लिश कर लिया था एज डी फैक्टो। डी फैक्टो बोले तो वास्तव में ये फ्रांस के रूलर बन चुके थे फर्स्ट कॉन्स्यूल बनते ही। तो इन्होंने पहले कोऑप्टेट किया, मतलब एक तख्ता पलट किया, सत्ता परिवर्तन हो गया, ये पहले कॉन्सूल बन गए। और पहले कॉन्सूल ही एक्चुअल में किसकी तरह काम करते हैं, रूलर ऑफ फ्रांस। तो ये जो नेपोलियन थे, अब ये मिलिट्री लीडर से क्या बन चुके थे, रूलर ऑफ फ्रांस। ठीक है, जो नेपोलियन थे बाद में उन्होंने फिर अपनी पावर को कंसोलिडेट करना चालू किया। ठीक है, लोगों के साथ कनेक्ट करना चालू किया, नई नई पॉलिसीज़ बनाई लोगों के लिए। इवेंचुअली इन्होंने अपने आप को फ्रांस का एम्परर डिक्लेयर कर दिया 1804 में। सत्ता इसके हाथ में एक्चुअल में 1799 से ही आ गई थी, पर राजा मतलब सम्राट घोषित करता है ये अपने आप को 1804 में, तब तक ये फर्स्ट कॉन्स्यूल ही रहता है। इन्होंने बहुत सारे मिलिट्री कैंपेन किए जिसने यूरोप को रीशेप कर दिया। फ्रेंच रेवोल्यूशन के आइडियल्स को नेपोलियन ने स्प्रेड किया बहुत सारे एरियाज़ में और अपनी पावर को एक्सपांड किया, अपने इन्फ्लुएंस को एक्सपांड किया डच रिपब्लिक तक, इटली के एरिया पे, वो एरिया जहाँ पर इटालियन लैंग्वेज बोली जाती है, वहाँ तक अपने एरिया को, स्विट्ज़रलैंड तक अपने इन्फ्लुएंस को इसने रखा। फिर से ध्यान से सुनो, आसपास के बहुत बड़े एरिया में नेपोलियन अपना कंट्रोल कर चुके थे, तभी तो कहा है कि इन्होंने यूरोप को रीशेप कर दिया। स्विट्ज़रलैंड के ऊपर इनका कंट्रोल था, इटालियन बोलने वाला जो प्रोविंस था, जो पार्ट था, उसके ऊपर इनका कंट्रोल था, डच रिपब्लिक में इनका कंट्रोल था। बेटा इनकी जो कॉन्क्वेस्ट थी ना, उससे ये बहुत वास्ट टेरिटरीज़ को जीत चुके थे अक्रॉस यूरोप के बहुत बड़ी एरिया को ये जीत चुके थे। मैंने बताया ना, डच रिपब्लिक, इटालियन स्पीकिंग एरिया, जर्मनी स्पीकिंग एरिया, फ्रॉम स्पेन टू रशिया, बहुत बड़े एरिया को ये कंट्रोल कर चुके थे। बेटा इनका जो एम था टू कनकर यूरोप। ठीक है, पूरे यूरोप को इनको जीतना था, पूरे यूरोप पे कंट्रोल करना था। इनका जो एम्बिशन था अल्टीमेटली इनके डाउनफॉल का रीज़न बनता है। नेपोलियन का एम्बिशियस होना ही उसके डाउनफॉल का रीज़न बनता है, क्योंकि इन्होंने डिज़ास्ट्रस इन्वेजन किया रशिया का 1812 में, और बाद में फिर इन्हें बहुत सारी हारों का सामना करना पड़ा लिप्जिग में, वाटरलू में तो बेटा 4 कंट्री ने मिलके नेपोलियन को हराया, ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, रशिया और प्रूशिया, जिन्हें शॉर्ट में बार्क भी कहते हैं। तो रशिया पे अटैक करना इसके लिए गलत साबित हुआ। रशिया पे अटैक करते ही इसे जो हार का सामना एक बार करना पड़ा, तो धीरे धीरे करके ये अपनी सत्ता खो ही देता है। पहली हार इसे लिप्जिग में मिलती है, फिर वाटरलू में मिलती है। नेपोलियन जो थे बेटा, उन्हें फोर्स किया जाता है कि अब आप एब्डिकेट कर दो, राजपाट छोड़ दो 1814 में, और फिर इन्हें एग्जाइल में भेज दिया जाता है आइलैंड ऑफ एल्बा। जल्दी ही ये रिटर्न आ जाते हैं, अपनी पावर को फिर से एकमोडेट करते हैं 1815 में ड्यूरिंग 100 डेज ओनली टू सफ़र अ फाइनल डिफीट। बेटा आइलैंड ऑफ एल्बा में इन्हें भेजा जाता है, 100 दिन में ये वापस आते हैं, अपने आप को फिर से रेडी करते हैं और नेपोलियन का रिटर्न होता है। पर एक्चुअल में ये जो रिटर्न होता है ये इनके करियर में और ज़्यादा लॉस का ही कारण बनता है, क्योंकि जब ये वापस आते हैं तो इन्हें कुछ भी नहीं मिलता और बड़ी इनकी हार होती है। कहाँ पर? बैटल ऑफ वाटरलू में। ये टाइम जो होता है इनके लिए बहुत बुरा होता है। इसके बाद फिर इन्हें एग्जाइल में भेज दिया जाता है एक बहुत ही रिमोट आइलैंड में, जिसका नाम होता है सेंट
हेलेना, पहले इन्हें आइलैंड ऑफ एल्वा में भेजा गया था, वहाँ 100 दिन में ये वापस से तैयार होकर फिर डिफीट करने के लिए आते हैं, पर खुद डिफीट हो जाते हैं और बाद में इन्हें भेजा जाता है सेंट हेलेना, जहाँ पर इनकी डेथ हो जाती है 1821 में। नेपोलियन बोनापार्ट नेपोलियन बोनापार्टे's लेगेसी इज कॉम्प्लेक्स एंड मल्टीफेसेटेड। बेटा नेपोलियन बोनापार्ट की जो जर्नी थी वो बहुत कॉम्प्लेक्स थी, ठीक है। इन्होंने जो कुछ जीता, जो इनकी लेगेसी थी वो बहुत कॉम्प्लेक्स थी। कहाँ एक नॉर्मल पर्सन से मिलिट्री लीडर से पॉलिटिकल लीडर और फिर यूरोप को जीतना, यूरोप के राजाओं की नाक में दम कर देना। भाई इसका करियर अपने आप में बहुत सक्सेसफुल था। इन्हें याद किया जाता है ग्रेटेस्ट मिलिट्री कमांडर के रूप में। इतिहास में जो महान मिलिट्री कमांडर रहे उनमें से ये एक रहते हैं। विथ लास्टिंग इम्पैक्ट ऑन इंस्टीट्यूशन एंड बॉर्डर्स ऑफ यूरोप। अच्छा बेटा आपकी बुक में तो नहीं बताया, पर नेपोलियन ने बहुत सारे रिफॉर्म्स भी किए थे। वेट मेजरमेंट स्टैंडर्ड कर दिया था, रोड कम्युनिकेशन नेटवर्क बहुत सुधार दिया था। तो मतलब नेपोलियन की आर्मी जब जब किसी कंट्री को इन्वेट करके जाती, कुछ लोग नेपोलियन को बहुत वेलकम करते थे कि अरे हम नेपोलियन आ गया, एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स आएंगे, हमें बहुत अच्छा कुछ मिलेगा, हमारी कंडीशन बदल जाएगी, है ना। हाउएवर हिज रूल वॉज मार्क्ड बाय अथॉरिटेरियनिज्म। अथॉरिटेरियन तो ये थे, अननेसेसरी टैक्सेस लगाते थे, सेंसरशिप लगाते थे, ऐसे तो थे, बहुत अथॉरिटेरियन थे। इनका हिज एम्बिशंस लेड टू द डेथ ऑफ मिलियंस। इनका जो सपना था यूरोप जीतने का, उस एम्बिशन के चक्कर में इन्होंने मिलियंस लोगों को मरने पे मजबूर कर दिया। मतलब इतनी फाइटिंग इतनी फाइटिंग इतनी फाइटिंग की कि मिलियंस ऑफ लोग मर गए, कुछ इनकी आर्मी से कुछ सामने वाली आर्मी से। फिर भी बेटा हम कहेंगे कि इन्होंने जो लीगल रिफॉर्म किए, जो एडमिनिस्ट्रेटिव इनोवेशंस किए, उनका लास्टिंग इन्फ्लुएंस था फ्रांस पर भी और फ्रांस के बाहर भी। So students, I'm ending this video here only. If you have any doubt, any problem, to write in comment section.